अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम लोग मॉडल टेक्स्ट बुक ऑफ हिस्ट्री फॉर क्लास 7 के यूनिट नंबर 4 मुस्लिम्स इन साउथ एशिया दिल्ली सल्तनत के बारे में थोड़ा सा समझेंगे। साउथ एशिया से मुराद इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, भूटान और मालदीव्स है। इस चैप्टर में हम समझेंगे साउथ एशिया में इस्लाम किस तरह आया और दिल्ली सल्तनत किस तरह बनी। सबसे पहला टॉपिक है हमारा मुस्लिम्स इन साउथ एशिया। Islam came to South Asia and Southeast Asia through Arab traders. Arab had trade relations with India before arrival of Islam. Merchants would regularly sail to the west coast of India to trade goods such as spices, gold, and African goods. When Arab converted to Islam, they introduced their new religion to India. Islam continued to spread in India through Arab traders, missionaries, and conversion. During Pius Caliphate, attempts were made to annex Sindh, but it could not be occupied. इस्लाम साउथ एशिया में और साउथ ईस्ट एशिया में अरब ताजिरों के ज़रिए से आया था। इस्लाम से पहले अरब और इंडिया के बहुत अच्छे रिलेशन थे तिजारती। जो ताजिर थे वो इंडिया आते थे और मसाला जात, सोना और अफ्रीकन गुड्स की तिजारत करते होते थे। जब अरबों ने इस्लाम कबूल किया तो उन्होंने इंडिया को अपना ये नया रिलीजन इंट्रोड्यूस करवाया। इस्लाम अरब ताजिरों इंडिया में इस्लाम अरब ताजिरों के ज़रिए से सबसे पहले आया। खुलफाए राशिदीन के अदवार में भी कोशिश की गई कि सिंध को फ़तह करें, लेकिन फ़तह नहीं कर पाए। द रिलेशंस बिटवीन द अरब्स एंड द इंडियंस वर स्मूथ, हाउएवर द सी बोर्न ट्रेड ऑफ द अरब्स इन द इंडियन ओशन वॉज थ्रेटन्ड बाय राजा दाहिर। जो अरब और इंडियन के जो रिलेशंस थे वो बहुत अच्छे थे, लेकिन जो ये तिजारत थी इसको राजा दाहिर से बहुत ख़तरा था। To overcome the challenges by Raja Dahir and his allies, Hajjaj bin Yusuf, the governor of Basra, sent Muhammad bin Qasim in 712 AD ताकि राजा दाहिर से जितना भी ख़तरा था इसको ख़त्म करने के लिए हज्जाज बिन यूसुफ जो बसरा के गवर्नर थे उन्होंने मोहम्मद बिन कासिम को 712 AD में भेजा। आफ्टर कैप्चरिंग देबाल, द स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ दाहिर, ही मूव टू एरर वेयर दाहिर वॉज किल्ड। विद द कंक्वेस्ट ऑफ मुल्तान, द इंटायर सिंध फेल अंडर Arab rule and remained so for the next 3 centuries. देबाल को फ़तह करने के बाद, जो कि दाहिर का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड था, उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम एरर की तरफ गए और जहां दाहिर को उन्होंने मार दिया। मुल्तान की फ़तह के बाद पूरा सिंध जो था वो अरबों के रूल में आ गया और अगली 3 सेंचुरीज तक अरब के रूल में ही रहा। यहाँ डिड यू नो में है लिखा हुआ है, राजा दाहिर वॉज द सन ऑफ छच ऑफ एरर हु बिलोंग टू द ब्राह्मीण डायनेस्टी of Sindh. He ruled over the modern day Afghanistan, Pakistan, parts of Punjab and Iran. राजा दाहिर जो था वो छच ऑफ एरर का बेटा था जो ब्राह्मीण डायनेस्टी से ताल्लुक़ रखता था। ब्राह्मीण डायनेस्टी यानी वो हिंदू रूलर्स जो थे ब्राह्मीण उन्हें कहते हैं। ही रूल्ड ओवर द मॉडर्न डे अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, पार्ट्स ऑफ पंजाब एंड ईरान। वो आज का अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान और कुछ पंजाब और ईरान के हिस्सों पर रूल करता था। 10th रमज़ान इज़ commemorated as योम बाबुल इस्लाम, द डे ऑफ कंक्वेस्ट ऑफ पोर्ट ऑफ टेबल बाय मोहम्मद बिन कासिम इन 712 AD। जो 10वां रमज़ान है उसको आज भी योम बाबुल इस्लाम के नाम से याद रखा जाता है, जिस दिन मोहम्मद बिन कासिम ने देवल को फ़तह किया था। Islam came first to the western coast of India when Arab traders came to coastal Malabar and Konkan Gujarat. सबसे पहले इस्लाम मगरबी इंडिया के मगरबी साहिल की तरफ आया था जब मुसलमान मलाबार और कुनकुन गुजरात में ट्रेड करने के लिए आए थे। नेक्स्ट पेज लेटेस्ट नो में लिखा हुआ है, मंसूरा वॉज द हिस्टोरिक कैपिटल ऑफ मुस्लिम कैलिफेट इन सिंध फ्रॉम द ईयर 711 to 1006 AD. The city was founded as a central garrison by the Umayyad forces in Sindh. Later the city transformed into a very dynamic metropolis. मंसूरा जो था वो मुस्लिम कैलिफेट जो सिंध में मुस्लिम कैलिफेट थी उसका बहुत ज़्यादा नुमाया सिटी था। इस सिटी को पहले तो एक मरकज़ी छावनी यानी मिलिट्री पोस्ट की तरह फाउंड किया गया था उमैयद फोर्सेस ने, लेकिन फिर इस सिटी को एक मेट्रोपोलिस में ट्रांसफॉर्म कर दिया गया। मेट्रोपोलिस मींस लार्ज एंड इम्पोर्टेंट सिटी। डू यू नो में लिखा हुआ है, मंसूरा वॉज द हिस्टोरिक कैपिटल ऑफ द मुस्लिम कैलिफेट इन सिंध फ्रॉम द ईयर 711 to 1006 AD. द सिटी वॉज फाउंडेड एज अ सेंट्रल गैरिसन बाय द उमैयद फोर्सेज इन सिंध। लेटर द सिटी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ वेरी डायनामिक मेट्रोपोलिस। इसमें भी यही लिखा हुआ है कि मंसूरा जो था मुस्लिम खिलाफत जो सिंध में थी उसका बहुत ज़्यादा नुमाया सिटी था। द सिटी वॉज फाउंडेड एज अ सेंट्रल गैरिसन बाय द उमैयद फोर्सेज इन सिंध। इस सिटी को एक मिलिट्री पोस्ट की तरह उमैयद फोर्सेज ने सिंध में फाउंड किया था, लेकिन फिर बाद में इसको एक मेट्रोपोलिस में कन्वर्ट कर दिया था।
And relations between Arabia and the subcontinent increased gradually. Unfortunately, as the years went by, the leadership in Arabia grew weaker. This allowed many local governors of Sindh to break free from the Arab rule and became independent. When Sultan Mahmud of Ghazna invaded South Asia, only two Muslim states were existing with headquarters in Multan and Mansoura. जो अरेबिया और सब कॉन्टिनेंट के रिलेशंस थे वो बहुत अच्छे चल रहे थे, लेकिन जैसे जैसे साल गुजरते गए अरेबिया में जो हुकूमत थी उमैयद की वो थोड़ी कमज़ोर होती गई। इससे क्या हुआ, जितने भी सिंध में लोकल गवर्नर्स थे उन्होंने अपना अरब रूल ब्रेक कर दिया और ख़ुद इंडिपेंडेंट हो गए। जब सुल्तान महमूद ऑफ गजना ने साउथ एशिया में इन्वेड किया तो सिर्फ दो मुस्लिम स्टेट्स थी जिनके हेडक्वार्टर्स थे मुल्तान और मंसूरा। इसके बाद हमारी गजनवी डायनेस्टी है 977 to 1186 AD. The Ghaznavid rose to power in Ghazna, which is situated in present-day Afghanistan. Mahmud Ghaznavi was the most important ruler of Ghaznavi dynasty. He ruled between 998 and 1036 AD. 1030 AD. Overall, the Ghaznavid Empire lasted for 157 years. जो गजनवीद से वो गजना से आए थे जो आज के अफ़गानिस्तान में सिचुएटेड है। गजना एक शहर है जो अफ़गानिस्तान में है। महमूद गजनवी जो थे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रूलर थे गजनवी डायनेस्टी के। उन्होंने 998 से 1030 AD तक रूल किया। ओवरऑल जो गजनवीद एम्पायर था वो 157 ईयर्स तक रहा। महमूद गजनवीज इन्वेजन्स ऑफ साउथ एशिया। Mahmud Ghaznavi is considered among one of the mightiest kings in the Muslim history. He was born in 927 AD. Mahmud Ghaznavi became a king when he was about 26. Mahmud's major rule was in Afghanistan, but he added many areas of South Asia to his empire. Mahmud Ghaznavi attacked and invaded South Asia about 7 times. Each time he emerged victorious because of his successful war strategies. महमूद गजनवी जो थे मुस्लिम हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा ताकतवर बादशाहों में से एक थे। वो 927 AD में पैदा हुए थे। महमूद गजनवी जब 26 साल के थे तब वो किंग बने थे। महमूद का ज़्यादातर जो रूल था वो अफ़गानिस्तान में था, लेकिन उन्होंने साउथ एशिया के भी काफ़ी एरियाज़ को अपने एम्पायर में ऐड किया। महमूद गजनवी ने 17 टाइम्स साउथ एशिया को अटैक किया और उसको इन्वेड किया। हर दफ़ा वो उन्हें फ़तह हासिल होती थी। His most well-known conquest was that of Somnath in 1024 AD. Somnath was a city in Gujarat, Kathiawar, and was ruled by a Hindu king Bhima I. The city was known for its famous temple where the Hindus used to worship their idols. Mahmud Ghaznavi launched a massive attack on Somnath in 1026 AD. Despite facing resistance from surrounding Rajput rulers, he conquered the city. सबसे ज़्यादा जो उनकी जानी मानी फ़तह है वो सोमनाथ की है जो उन्होंने 1024 AD में की थी। सोमनाथ एक शहर है जो गुजरात खतियावार में है और इसको भीमा वन एक हिंदू किंग थे वो रूल करते थे। इस सिटी को एक हिंदू के फेमस टेम्पल की वजह से जाना जाता था। महमूद गजनवी ने 1026 AD में सोमनाथ पे एक बड़ा सा धमाका किया था। आसपास के जितने भी राजपूत रूलर थे वो नहीं चाहते थे कि महमूद गजनवी फ़तह करें सोमनाथ को, लेकिन फिर भी उन्होंने फ़तह कर लिया। इम्पैक्ट्स ऑफ महमूद गजनवीज विक्टरीज। Mahmud's invasion played an important role in spreading of Islam in India. महमूद ने जो फ़तह की इससे इस्लाम बहुत फैला इंडिया में। इंडियाज़ एनॉर्मस वेल्थ वाज टेकन अवे टू गज़नी। जो इंडिया की दौलत थी वो गज़नी चले गई। महमूद्स कन्क्वेस्ट पेव द वे फॉर मुस्लिम कन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया। महमूद ने फ़तह की, इससे जो दूसरे मुस्लिम रूलर्स थे उनको भी हुआ कि हम भी फ़तह कर सकते हैं इंडिया में। द वीकनेस ऑफ लोकल इंडियन रूलर्स वर एक्सपोज एंड डेट मेड इंडिया मोर अनस्टेबल। जब महमूद गजनवी ने फ़तह की तो इससे जितने भी लोकल इंडियन रूलर्स थे उनकी कमज़ोरियाँ बाकी दुनिया को पता लगी। सुल्तान महमूद गजनवी डिड नॉट कंसोलिडेट हिज एम्पायर बाय एस्टैब्लिशिंग एनी ऑर्गेनाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन। Soon the empire fell in the hands of his weak successor and gradually lost control of Indian टेरिटरीज। सुल्तान महमूद गजनवी ने एक गलती की थी कि उन्होंने कोई भी एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन नहीं फॉर्म की थी, जिसकी वजह से जो जल्द ही उनका जो एम्पायर था वो कमज़ोर सक्सेसर्स के हाथों में चला गया और इंडियन टेरिटरीज़ पे सारा कंट्रोल उन्होंने लॉस कर दिया।
उसके बाद है हमारा टॉपिक गोरीज इन इंडिया। द गोरीज बिलोंग टू अफगानिस्तान। आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द गजनवीज दे रोज टू पावर। जो गोरीज थे वो भी अफ़गानिस्तान से ताल्लुक़ रखते थे। गजनवी डायनेस्टी के अब डिक्लाइन के बाद ये लोग पावर में आए। महमूद गजनवी वॉज द यंगर ब्रदर, सॉरी, महमूद मोहम्मद गोरी वॉज द यंगर ब्रदर ऑफ द गवर्नर ऑफ गजना। महमूद गोरी जो थे, जो गवर्नर था गजना का, उसके छोटे भाई थे। ही वॉज डिटरमाइंड टू एस्टेब्लिश मुस्लिम रूल इन साउथ एशिया। सुल्तान गोरी स्टार्टेड हिज मिलिट्री एक्सपीडिशन बाय कैप्चरिंग पेशावर। उन्होंने वो चाहते थे कि इस साउथ एशिया में मुस्लिम रूल हो। उन्होंने सबसे पहले अपनी फतूहात का आगाज़ पेशावर को कैप्चर करने से किया। आफ्टर सेवरल ईयर्स ऑफ अटैम्प्ट ही डिफीटेड द रूलर ऑफ पंजाब खुसरो मलिक एंड एनेक्स पंजाब टू द मुस्लिम एम्पायर। कुछ अटैम्प्ट्स के बाद, यानी एक ही अटैम्प्ट में नहीं किया था, काफ़ी अटैम्प्ट्स के बाद उन्होंने जो पंजाब का रूलर था खुसरो मलिक, उसको हरा दिया और पंजाब को मुस्लिम एम्पायर में शामिल कर लिया। हिस्टोरियंस एग्री दैट द बैटल्स ऑफ तरेन वर द मोस्ट डिफिकल्ट बैटल सुल्तान गोरी फॉट। इट वॉज बिकॉज ही हैड टू फाइट अगेंस्ट ग्रैंड अलायंस ऑफ राजपूत आर्मीज। सारे हिस्टोरियंस का ये मानना है कि जो बैटल ऑफ तारिन थे वो सबसे मुश्किल जंगें थी जो सुल्तान गोरी ने लड़ी, इसलिए क्योंकि उनको जितने भी राजपूत आर्मी थी वो उन्होंने सारी अलाइंस बनाई हुई थी, तो उसके खिलाफ लड़ना था। द फर्स्ट बैटल ऑफ तारिन वॉज फाउट इन 1191। Sultan Gori marched to Tarin where he faced Prithviraj Chauhan and several hundred Rajas with their armies. A tough battle ensued in which Sultan Gori was severely injured. As a result, he was forced to retreat. जो पहला बैटल ऑफ तारिन था वो 1191 में लड़ा गया। सुल्तान गोरी जो थे वो तारिन गए जहां उन्होंने पृथ्वीराज चौहान और काफ़ी सौ की तादाद में राजास और भी फेस किए और उनकी आर्मीज़ भी। एक बहुत मुश्किल बैटल था ये, जिसमें सुल्तान गोरी जो थे वो बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो गए। इसके रिज़ल्ट में उनको पीछे हटना पड़ा। अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियंस द सेकेंड बैटल ऑफ तारिन 1192 AD इज़ रिगार्डेड एज वन ऑफ द टर्निंग पॉइंट्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री। इसके बाद अगले साल फिर से एक बैटल लड़ा गया, बैटल ऑफ तारिन 2, और ये इंडियन हिस्ट्री का टर्निंग पॉइंट था। इन इस पिक्चर के नीचे लिखा हुआ है, इन द सेकेंड बैटल ऑफ तारिन द मुस्लिम आर्मीज डिफीटेड पृथ्वीराज चौहान फाइनली एंडिंग द राजपूत रूल इन साउथ एशिया। सेकेंड बैटल ऑफ तारिन में जब मुस्लिम्स ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था तो राजपूत रूल जो साउथ एशिया में था वो ख़त्म हो गया था। इम्पैक्ट्स ऑफ सेकेंड बैटल ऑफ तारिन इन 1192 AD। मुस्लिम ऑक्यूपेशन ऑफ इंडिया कुड नेवर बी वाइप्ड आउट। अब मुसलमान जो इस इंडिया में आ गए थे अब ये वापस नहीं जा सकते थे। डिसयूनिटी ऑफ इंडियन प्रिंसेस वाज एक्सपोज्ड। इंडियन प्रिंसेस की जितनी भी डिसयूनिटी थी वो बाकी दुनिया को पता लगी। द मुस्लिम्स वर फार सुपीरियर टू इंडियन आर्मी इन मिलिट्री स्किल्स एंड वेपन्स। जो मुस्लिम्स थे वो इंडियन आर्मी से मिलिट्री स्किल्स में और वेपन्स में ज़्यादा अच्छे थे। द बैटल्स ऑफ तारिन पेव द वे फॉर फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया। बैटल ऑफ तारिन के बाद मुसलमानों के लिए आसानी हुई ताकि वो मुस्लिम रूल बनाएं इंडिया में। शॉर्टली आफ्टर द हेरोइक विक्ट्री एट तारिन सुल्तान गोरी चूज कुतुबुद्दीन ऐबक एज हिज गवर्नर। Following his commands, Qutbuddin Aibak marched further and successfully conquered many other areas, including Meerut, Delhi, and Gwalior. Muhammad Bakhtiyar Khilji was another one of the Sultan's Ghori's governor who conquered Bihar and Bengal. तारिन की विक्ट्री के बाद सुल्तान गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को चूज़ किया अपने गवर्नर के तौर पे। उनकी कमांड्स को फॉलो करते हुए कुतुबुद्दीन ऐबक ने और आगे बढ़े और काफ़ी ज़्यादा और फतूहात की, जिसमें मीरठ, दिल्ली और ग्वालियर शामिल हैं। और एक मोहम्मद बख्तियार खिलजी एक और सुल्तान गोरी के गवर्नर थे जिन्होंने बिहार और बंगाल को फ़तह किया था। That's it for today's video. I hope you like my video. If you did, make sure to like it, and if you had not subscribed to my channel, please subscribe. Thanks for watching.